ये हमारे देश की जनता की कमजोरी है कि वो अपने देश के संविधान के होते हुए भी अपने देश को उस रास्ते पर नहीं लेकर जा पा रही जिस रास्ते पर उसे ले जाना चाहिए। ये हमारे देश की जनता की कमजोरी है, फिर इस देश के निर्माताओं की कमजोरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन संविधान गढ़ा है और उस बेहतरीन संविधान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आज के समय में तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में लोग पार्टियों के भक्त हो रहे हैं, देश के भक्त तो है ही नहीं। मैं संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या समझाना चाहता है संविधान अपने माध्यम से, संविधान में क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे लिए, चल रहे हैं आज हम इस चीज को विस्तार पूर्वक समझने कि संविधान ने इस देश को क्या राजनीतिक दर्शन दिया है, क्या कहना चाहता है ये अपने माध्यम से, इस चीज को चल रहे हैं हम आज बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। देखिए, आपने अभी तक जितना पढ़ा आपने समझा कि इस देश के राजनीतिक आधार में इस देश के संविधान का बहुत बड़ा महत्व है। आप कह सकते हैं कि ये भारत की राजनीति की क्या है, जड़ है। भारत का संविधान भारत की राजनीति की जड़ है। तो इस जड़ ने इस देश की राजनीति को कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब जो आज ये राजनीति का जो इतना बड़ा पेड़ है, जो बरगद के समान इतनी सारी विविधताओं के साथ, इतने सारे राजनीतिक दलों के साथ जो भारत में ये जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को कैसे इस संविधान ने अपने में समाहित किया है, इसी चीज को हम चल रहे हैं समझने, और वो भी बहुत ही विस्तार पूर्वक। इस संविधान ने क्या राजनीतिक दर्शन दिया, क्या समझाने का प्रयास किया इस देश के राजनेताओं को कि इस देश की राजनीति को किस रास्ते पर लेकर चलना है, क्या समझाया इस देश के संविधान ने, यही हम चल रहे हैं आज विस्तार पूर्वक समझने अपने इस अध्याय में। तो चलिए पहले इसका परिचय समझ लेते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन विषयों को विस्तार पूर्वक समझेंगे, फिर उसके बाद इसके पहले विषय पर चलेंगे। आइए पहले तो परिचय समझते हैं। इस पुस्तक में अभी तक हमने संविधान के कुछ प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन किया और जाना कि पिछले 69 क्यों कह रहा हूं आपको मैं सीधे कह रहा हूं, तो 75 वर्षों में इन प्रावधानों ने कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। सबने जान लिया है कि संविधान कैसे बना है, लेकिन क्या कभी आपने मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? क्या कारण था कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारत के राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान की मांग की कि एक देश जो हम बनाएंगे उस देश में एक संविधान का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ऐसा क्यों महसूस किया, उन्होंने इस चीज को क्यों महसूस किया, ये हम समझेंगे इस अध्याय में बहुत ही विस्तार पूर्वक। ठीक है, आगे सुनिए। उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला क्यों किया? इस पुस्तक में बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरे या प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है। इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या हैं, और इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे कि हमने क्यों अपनाया संविधान, क्या जरूरत थी हमें एक संविधान के अनुसार चलने की। इन सभी प्रश्नों को हम इस अध्याय में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। और हमने अगर संविधान अपनाया तो
तो इस संविधान ने हमारे देश के लिए क्या किया है और इस संविधान से क्या बदला है इस देश में, इन सभी प्रश्नों का बहुत ही विस्तार पूर्वक उत्तर खोजेंगे हम इस अध्याय में। यह अध्याय हमें बताएगा कि भारत के संविधान ने इस देश को क्या दिया है, भारत के संविधान ने इस देश को क्या दिया है, इस देश को किस प्रकार के उद्देश्य दिए हैं। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में बहुत ही विस्तार पूर्वक चल रहे हैं समझने। ठीक है, तो ये है हमारे, तो क्या है और इस देश के राजनीतिक दर्शन को कैसे इसने प्रभावित किया है इसको भी हम समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी, संविधान में क्या कहने का प्रयास किया गया है जो उसमें लिखा नहीं है फिर भी उसे वो उसका मतलब वही है, मतलब अंतर्निहित क्या है, मतलब संविधान क्या कहना चाह रहा है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखा नहीं है कि कहीं समाज को न्यायबद्ध रास्ते पर लेकर चलना है, लेकिन इसका मतलब, संविधान का मतलब ये है कि समाज को न्याय के रास्ते पर लेकर चलना है, लिखा हो या ना हो, संविधान का उद्देश्य यही है कि समाज को न्याय प्रदान करना ही संविधान का प्रमुख काम है। और अगर संविधान के माध्यम से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। संविधान का मतलब ही है कि समाज को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले और समाज आगे की तरफ बढ़े। समझ में आई बात? अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या है, भारत के संविधान की क्या खूबियां हैं जो भारत के संविधान को दुनिया के सभी संविधानों से अलग बनाती है, इस चीज को समझेंगे। फिर हम समझेंगे इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं और इस संविधान की सीमाएं क्या हैं। इन चार प्रश्नों को हम इस अध्याय में चल रहे हैं विस्तार पूर्वक समझने। तो चलिए पहले समझते हैं संविधान के दर्शन का क्या आशय है, क्या कहना, क्या है इसका आशय, क्या करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है हम लोगों को अपने माध्यम से। तो आइए समझते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक। कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है और कानून एक बात है तथा मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात, इसीलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, ना कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। पर हमारे भारत के संविधान के साथ ऐसा नहीं है। भारत का संविधान सिर्फ कानूनों का दस्तावेज मात्र नहीं है, ये भारत के लोगों को न्याय दिलाने वाली किताब है। इसीलिए इस किताब में एक नैतिकता है, एक नैतिक बोध है और एक समाज की जिम्मेदारी है। इसीलिए जब भी हमारे ऊपर कोई अन्याय होता है तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? संविधान को और न्यायपालिका को। इसीलिए क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा संविधान हमें एक नैतिक न्याय दिलाने में सक्षम है, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब भर नहीं है, भारत का संविधान भारत की जनता के न्याय का सबसे पहला प्रहरी और रास्ता है। प्रहरी मतलब रक्षक, सुरक्षक, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार। समझ में आई बात? ये भारत के लोगों का सबसे पहला चौकीदार है। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। तो बता दिया ना कि कानून नैतिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने का काम करते हैं, नैतिक जिम्मेदारियों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो हमारे देश के मौलिक अधिकारों में जो समानता है, ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये समाज के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आप सबके साथ समानता भरा बर्ताव करें, सबके साथ। ये आपको ये आश्वासन भी देता है कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उसे दंड देने का काम भी ये संविधान करेगा। ये इस चीज का आश्वासन भारत का संविधान देता है पूरे भारत
वासियों को कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये भारत का संविधान आपको ये आश्वासन देता है, दोनों चीजें कर रहा है, कानून भी है और आपके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी पैदा कर रहा है कि अगर आज के समय में कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है तो वो न्यायालय जाके उसका न्याय प्राप्त कर सकता है। तो यही चीज है, भारत का संविधान को यही चीज सबसे ज्यादा विशेष बनाती है, सबसे ज्यादा विशेष इसी चीज ने बनाया है भारत के संविधान को। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, भारत का संविधान इस देश की आत्मा है, इस देश की आत्मा। जैसे मंदिर अगर ईश्वर का शरीर है तो जो उसकी मूर्ति है वो क्या है, उसकी आत्मा है मंदिर की, इसीलिए तो कहते हैं वो प्राण है, प्राण। इसीलिए तो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और बहुत सारे शंकराचार्य क्या कह रहे हैं चारों हमारे कि अभी शरीर बना नहीं है तो प्राण प्रतिष्ठा करना मतलब ईश्वर को दिव्यांग बनाना। दिव्यांग मतलब समझती हो क्या होता है? अपाहिज बनाना है। लेकिन हमारे श्री 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 प्रधानमंत्री जी नहीं मान रहे, वो मानते कि हम ज्यादा धर्म जानते हैं, वो जो 4 शंकराचार्य वो क्या जाने। तो वही चीज यहां पर भी है, हमारे जितने भी, देखो यही चीज ध्यान में रखने की बात है, हमारे जितने भी संविधान निर्माता थे उन्होंने जितना टाइम लिया लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन संविधान इस देश को दिया। समझ में आई बात? ये सबसे बड़ी खूबी है। आप ये समझिए कि टाइम लगा लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज दी जो कितने सालों से चली आ रही है, 75 सालों से इस भारत को रास्ता प्रदान कर रही है। आप ये सोचिए, और अगर ये सिर्फ एक कानूनी किताब भर होती तो ये इतने समय तक इस देश को नहीं चला पाती। ये सिर्फ कानूनी किताब नहीं है, ये अपने अंदर कुछ नैतिकताओं को समाये हुए है, इसीलिए ये इतने लंबे समय से इस देश का नेतृत्व कर रही है। समझ में आई बात? इसीलिए इतने लंबे समय से इस देश का नेतृत्व कर रही है। आगे सुनिए, कहां गए? यह सच है कि कानून, अच्छा ये तो पढ़ लिया। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। नैतिक ही तो है, तभी तो इस बात पे बल दिया गया है कि अगर संविधान में लिखा है कि इसको न्याय मिलना चाहिए तो मिलता है। समानता को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। आज आप किसी के साथ जाति भेदभाव करके दिखाओ, अगले दिन आपको सलाखों के पीछे न डाल दिया जाए तो कहने की बात है। एक नैतिकता है ना समाज पर कि आप किसी के साथ अब गलत नहीं करेंगे। अब राजशाही नहीं है, अब लोकतंत्र है, जनता का शासन है और जनता के साथ गलत ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी आज की सरकार के ऊपर है। यही बात मैं कह रहा हूं, सरकार का मूल कर्तव्य है इस देश की जनता के साथ कुछ भी गलत ना होने पाए, यह है सरकार का मूल कर्तव्य। यही संविधान उनके ऊपर ये नैतिक जिम्मेदारी डालता है। समझ में आई बात? आप खुद देखो, अगर यही होता, अगर हमारे देश में संविधान में कोई नैतिकता नहीं होती तो कोई क्यों संविधान की बातों को मानता? एक बार वो राजा बन जाता तो बना ही रहता। अगर आप देखो नेहरू जी कितने साल तक रहे देश के प्रधानमंत्री? 47 में बनते हैं, 47, ठीक है, 47 से लेकर कब तक रहते हैं पता है? वो रहते हैं 1964 तक, ठीक है। 3 ये 10 13 13 4 17 साल वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। 17 साल, ठीक है, ये नेहरू जी का समय काल है। 17 साल वो रहे, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कौन आई? इंदिरा गांधी। समझ में आई बात? तो इंदिरा गांधी भी बहुत लंबे समय तक भारत की प्रधानमंत्री नहीं है। कब से कब उनका भी बता देता हूं। शास्त्री जी रहे हैं सिर्फ 1964 से लेकर 1966 तक, ठीक है। उनकी ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो जाती है, वो किसी को नहीं पता चल पाएगी क्यों हुई है, किसी को नहीं पता। फिर 1966 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं। फिर
22 महीने के लिए सरकार बदलती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, उसमें 2 प्रधानमंत्री होते हैं, एक होते हैं आपके मोरारजी देसाई और एक होते हैं आपके चौधरी चरण सिंह। फिर इंदिरा गांधी आ जाती हैं, फिर इंदिरा गांधी 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर वो इलेक्शन जीतती हैं और 1980 से लेकर 1900 अपने मरने तक वो फिर भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहती हैं, अपने प्रधानमंत्री पद पर वो रहती हैं। तो ये अगर चाहते तो ये लोकतंत्र को भंग करके करा भी था इंदिरा गांधी ने, ऐसा नहीं है। ये जो एक समय काल है 1975 से लेकर 1977 का जो ये समय काल है, ये आपातकाल का समय काल है। इस समय काल में इंदिरा गांधी ने संविधान को दरकिनार करके तानाशाही सरकार चलाई थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उस गलती को स्वीकारा और उन्होंने उस आपातकाल को हटाया। अगर चाहती तो वो उसको और लंबा रन कर सकती थी, उनके पास सब पावर थी, लेकिन हाँ वो भी मानती थी कि मैं इस देश के साथ गलत कर दूंगी, मैं इस देश के इतिहास में एक काला धब्बा बन जाऊंगी अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। उन्हें इतिहास से डर था कि मैं जो करने जा रही हूं वो सरासर गलत हो जाएगा। मेरे पिता ने जो जिस आदर्श से मेरे गांधी जिनको वो बहुत मानती थी, सरदार पटेल जी को वो बहुत मानती थी, उनके साथ गलत हो जाएगा, उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने इस देश की जनता को समानता देने के लिए ये संविधान बनाया, मैं अगर उस संविधान को नाकार दूंगी तो फिर इससे ज्यादा बुरा नहीं होगा। उनके ऊपर संविधान की नैतिकता हावी हुई और फिर उन्होंने स्वीकारा, गलती स्वीकारी और उन्होंने फिर 1977 में चुनाव करवाए। यही तो चीजें है ना। तो इसका मतलब इस संविधान में कुछ तो नैतिकता है ना, कुछ तो है जो लोगों के ऊपर ये दबाव डालता है कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। ऐसी तो नैतिकता नहीं आई है ना इस देश के संविधान में। आज हमारे अंदर भी तो वो नैतिकता है ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं संविधान को? इसीलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम समझ सके और आने वाले समय में हम किसी के साथ गलत ना करें। समझ में आई बात? आगे सुनिए। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है? इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। समझ रही बात? हमारे संविधान को कुछ मूल शब्दों पर गढ़ा गया है और वो शब्द है ये, आपके अधिकार है, आपकी नागरिकता है, अल्पसंख्यक है, लोकतंत्र है। ये वो है जिन पर हमारे देश का संविधान गढ़ा गया है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नागरिकता, अधिकार, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र सब कुछ है ना इस देश में। अल्पसंख्यक भी है, अधिकार भी है ना। तो ये हमारे देश के संविधान के आधार है जिनके इर्द गिर्द हमारा संविधान गया है, गढ़ा गया है। तो इन पर सवाल होना, इन पर प्रश्न किए जाना बहुत जरूरी है और उनको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। क्या कह रहा है? फिर से सुनना। पहली बात क्या है? संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है, अवधारणाओं पर, विचारों पर। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या है? क्या हुआ? इसका मतलब यह कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थों के बारे में सवाल करें। इसके बाद इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। तो अब आप देख लो कि जिस शासन व्यवस्था को हमारे संविधान में बताया गया है, क्या उसी शासन व्यवस्था पर हमारा देश चल रहा है या नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमारे देश की जनता में कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है।
ये हमारे देश की जनता की कमजोरी है कि वो अपने देश के संविधान के होते हुए भी अपने देश को उस रास्ते पर नहीं लेकर जा पा रही जिस रास्ते पर उसे ले जाना चाहिए। ये हमारे देश की जनता की कमजोरी है, फिर इस देश के निर्माताओं की कमजोरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन संविधान गढ़ा है और उस बेहतरीन संविधान को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और आज के समय में तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि आज के समय में लोग पार्टियों के भक्त हो रहे हैं, देश के भक्त तो है ही नहीं। ये मैं यथार्थ बात कह रहा हूं, क्योंकि आज इंसान पार्टी भक्त है, इंसान पार्टी भक्त है, देश भक्त तो है नहीं, समझ आएगा। और राम के भी भक्त नहीं है, पार्टी भक्त है आज भी। अगर देखो, अब आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, शंकराचार्य किसी पार्टी से जुड़े नहीं है, उनका धर्म से जुड़ाव है और उनसे बढ़िया धर्म को कोई नहीं जानता, फिर भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका राजनीतिकरण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका चुनावी फायदा नहीं मिल पाएगा। समझ नहीं बात? तो ये बात समझो। तो लेकिन और उस समय जिन लोगों ने इस देश को बनाया वो लोग राष्ट्र प्रेमी थे, उन्होंने राष्ट्र को उस चंगुल से निकाला था जिस चंगुल में देश फंसा हुआ था, उस चंगुल से निकाला था। इसलिए उन्हें पता था कि अगर देश को मजबूत रखना है तो पक्ष भी ताकतवर हो और विपक्ष भी ताकतवर हो, तभी मजा आएगा। तो इसीलिए उस समय की जो कांग्रेस थी वो अपने आप में ही पक्ष थी और अपने आप में ही विपक्ष थी। जब अगले साल आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों ने इस देश के संविधान को बनाया है, और जिन्होंने बनाया वो कितने ज्ञानी लोग थे, कितने विचारशील लोग थे। आज के बच्चे उनके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं। समझ गई बात? आगे सुनिएगा। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बात बता सकें कि ये आदर्श कहां तक और क्यों ठीक है तथा आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। अगर हमने किसी धर्म विशेष को अपने संविधान में सम्मिलित किया है ना, तो उसको शामिल करने के पीछे भी हमने तर्क दिए हैं कि हमने इसलिए इस धर्म की इस विशेषता को अपने संविधान में शामिल किया है। अगर हमने हिंदू धर्म की चीजों को अपने संविधान में रखा है तो हमने किसी कारण विशेष से रखा है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि देखो हमने कुरान नहीं पढ़ी है तो हम कुरान की विशेषता नहीं जान पाएंगे। हमने रामायण पढ़ी है, हमने महाभारत पढ़ी है, तो हम उसी चीज को अच्छे से समझ पाएंगे और उसी हिसाब से हम अपने समाज को गढ़ पाएंगे। और हम सब जानते हैं कि ये देश 80% हिंदुओं का देश है, तो यहाँ क्या हिंदुओं पर खतरा आ सकता है? आ सकता है? खुद पूछो आप अपने मन से कि क्या यहाँ हिंदू अनसेफ है? नहीं है ना? फिर भी तो हमें डर दिखाया जाता है ना। हिंदुओं से ही अनसेफ है, किसी और से नहीं। हिंदुओं में अपने एकता की भावना नहीं है, एकता की भावना नहीं है। यही बात, आपस में ही ऊंच नीच इन्होंने खुद बना रखा है और फिर बात करते हैं कि हमें दूसरों से खतरा है। हमें अपने आप से ही खतरा है। जब तक हम अपने अहम को नहीं मारेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अहम को मारना, अपने आप को ऊंचा समझना, अपनी जात को ऊंचा समझना जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए तो हमारे धर्म ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी उन बातों को अपने धर्म से इसमें सम्मिलित नहीं किया जो बातें गलत थी। वही बातें इसमें रखी गई जो सही थी। राम की अच्छी बातें हैं इसमें संविधान में,
राम को रखा गया है, कृष्ण को रखा गया है, इसीलिए क्योंकि वो इस देश के आदर्श हैं, इसीलिए रखा गया है। यहाँ पे ये बात कह रहा है, इसीलिए देख लो कि कह रहा है ना ये कि अगर हमने किसी संप्रदाय समूह की बातों को विशेष तौर पर महत्व दिया है तो उसके पीछे हमने तर्क भी दिया है। कह रहा है ना यहाँ पे, ये कहा है इससे, संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसीलिए हो सका क्योंकि उनके पास इन मूल्यों को जायज ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। अगर हमने किसी संविधान से भी कुछ लिया तो हमने उसके पीछे तर्क दिया, बिना तर्कगत हमने किसी भी संविधान से कुछ नहीं लिया, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, चाहे वो आपका ब्रिटेन का संविधान हो, चाहे वो कनाडा का संविधान हो, चाहे वो आयरलैंड का हो, किसी के भी संविधान से हमने कुछ भी लिया, किसी भी समाज से हमने कुछ भी लिया, किसी भी धर्म से हमने कुछ भी लिया तो हमने उसके पीछे अपना तर्क दिया कि हमने इसलिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए लिया। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उनके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी जरूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्या को एक कसौटी पर जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। देखो भाई, समय के साथ चीजें बदलती हैं तो उन चीजों को चुनौती मिलना कोई बड़ी बात नहीं। 70 साल पहले जो सही था आज वो सही हो, वो कोई बड़ी बात, गलत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस समय के समाज के साथ जो सही था वो आज के समाज के साथ सही हो ये संभव नहीं है। उस समय के समाज में आप जीन्स पहनने की कल्पना नहीं कर सकती थी और आज सुलभ है, आसान है, कोई भी पहन के घूम रहा है। उस समय जीन्स पहनना अलग दृष्टि से देखा जाएगा, समझ रहे, आपको बदतमीज कहा जाएगा, आपको बदतमीज कहा जाएगा। अगर आज नहीं पहन रहे आप तो आज आपको क्या कहा जाएगा? आज कहा जाएगा अरे ये तो पिछड़ी हुआ है, पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा है ना। आज इसको सिंबल क्या बना दिया जाए? पिछड़े हुए। और उस समय आपको अय्याश का सिंबल दिया जाएगा अगर आप जीन्स पहनते हैं तो। समय के साथ चीजें बदलती हैं। तो आज अगर कुछ संविधान के कुछ तर्कों को गलत ठहराया जा रहा है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं और बदलना प्रकृति का नियम है। और अगर नहीं बदलाव हो रहा तो इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में, गलत समय की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब आप अपने काल की तरफ जा रहे हैं। जिसमें बदलाव नहीं होता ना वो अपने काल की तरफ जाता है, और जो बदलाव अपने अंदर कर रहा है वो कभी काल की तरफ नहीं जा रहा है। ये बात समझिए। बदलाव जीवन और प्रकृति का सबसे बड़ा सिद्धांत है, और जो नहीं बदल रहा वो बर्बादी की तरफ जाता है। बहुत से धर्म बर्बाद हो गए जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, और सनातन इसीलिए आज भी उतनी ही प्रखरता से इस समाज का नेतृत्व कर रहा है, क्योंकि इस सनातन ने अपने आप को हमेशा बदला है। हमेशा जब भी इसको महसूस हुई कि इसके अंदर ये कमियां हैं, इसने उन कमियों को सुधारा है। इसीलिए तो सनातन सनातन है, समझ रहे? सनातन कोई धर्म नहीं है। पहली बात ये बात हमारे देश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। सनातन एक जीवन जीने की पद्धति है, और जो भी एक सरल और लालसापूर्ण जीवन, मुक्त जीवन जी रहा है वो सनातनी है। सनातन एक पवित्र जीवन पद्धति है, और इस हिंदुस्तान की यही सबसे बड़ी जीवन पद्धति है। आगे सुनो, कहाँ गए थे? इन आदर्शों को समझाना। इन आदर्शों को, यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया है,
बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विविध राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी अल्पकालिक शुद्ध स्वार्थियों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम नहीं, न सही, परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही। इन जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के ऊपर में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। तो सच में भारत का संविधान एक पंच है, सरपंच है, जो सबकी गलतियों को दिखाता है और सबकी सही बातों को बताता है। यही इस संविधान की सबसे बड़ी नैतिकता है। और आप देखो, हर पॉलिटिशियन जब कहीं फंसना प्रारंभ करता है तो वो यही कहता है कि संविधान के रास्ते पर मैं तो चल रहा हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है। अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो यही बात वो कहता है, क्योंकि सबकी अंतिम श्रद्धा किस पर है? संविधान पर है। संविधान, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च सरकार ही कौन है? संविधान। इस देश की सर्वोच्च सरकार संविधान है, इसीलिए सब इसी पर आखिरी भरोसा करते हैं। सब इसी पर आखिरी भरोसा, इसीलिए क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरे देश का राजनीतिक तंत्र घूमता है। यही सभी राजनीतिक पदों की असली शक्ति का स्रोत है। यहीं से सबकी शक्तियां निकली हुई हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि भारत का संविधान एक राजनीतिक दर्शन, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना। यही मुख्य कारण है इस शब्द के उजागर होने के पीछे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।